नमस्कार। आज लेक्चर 6 में हम पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। छोटा सा लेक्चर लेंगे। त्वरण त्वरण क्या है? अब तक हमने पढ़ा एक समान गति। एक समान गति में वस्तु निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती थी और तब हम कहते थे कि उसका वेग कैसा है, उसका वेग कैसा बना हुआ है। जब तक वह एक समान गति कर रही है उसका वेग कांस्टेंट बना हुआ है। तो जब तक वेग नियत था हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही हमें लगा कि भाई वेग परिवर्तित हो रहा है, आप भीड़ बड़े रास्ते में जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, आपका वेग को कम करने की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी आपको इतना वेग कम करना पड़ता है कि आपकी गाड़ी रेस्ट पर आ जाती है, विराम में आ जाती है। तो जब भी वेग बदलेगा तब हमने एक नई राशि को इंट्रोड्यूस किया। क्या? त्वरण। त्वरण कैसे परिभाषित किया जाता है? यदि हम औसत त्वरण की बात करें तो जैसे हमने औसत वेग परिभाषित किया था, यहाँ पर हम औसत त्वरण को परिभाषित करते हैं वेग में परिवर्तन। जैसे हम वहाँ स्थिति में परिवर्तन कहते थे, वैसे हम यहाँ वेग में परिवर्तन कहते हैं और इस परिवर्तन में लिए गए समय अंतराल की बात करते हैं। समय अंतराल से जब हम इसको अनुपात लेते हैं वेग में परिवर्तन का तो हम कहते हैं कि त्वरण है। मान लीजिए आरंभिक वेग u हो, अंतिम वेग v हो और समय लिया गया t2 - t1 इस प्रकार से हो, तो आपको समय और वेग के अंतराल का इस प्रकार से मान मिलेगा और इसे हम क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। ठीक है, तो ये बताएगा कि आप वेग में जब परिवर्तन करते हैं प्रति इकाई समय में तो उसको हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब एक बात समझिए, क्योंकि विस्थापन जो था वह कैसा था? सदिश था। जब विस्थापन के रूप में हमने वेग को परिभाषित किया तो हमें वेग भी कैसा मिला? वेग भी हमें सदिश मिला। अब जब हम वेग के परिवर्तन के रूप में त्वरण को परिभाषित कर रहे हैं तो बच्चों त्वरण भी हमें कैसा मिलेगा? त्वरण भी हमें सदिश मिलेगा। जिस प्रकार से विस्थापन के मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकते थे उसी प्रकार से वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य मिला था। यहाँ पर त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है, त्वरण सदिश होगा यानी कि इसका कुछ परिमाण भी होगा और इसकी दिशा भी होगी। सही है। अब देखिए, ये जो डेल्टा वी है यह वेग में परिवर्तन को बताता है। चूंकि वेग कैसा है? वेग तो सदिश राशि है। सदिश है तो इसके पास परिमाण भी होगा, कुछ ना कुछ इसका गणितीय मान भी होगा और साथ में इसके पास दिशा भी होगी। अब परिवर्तन किस किस में हो सकता है? तो परिवर्तन तो परिमाण में भी हो सकता है, यानी वेग बढ़ भी सकता है, जो वेग चल रहा था उससे कम भी हो सकता है और दूसरी बात उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए चलते चलते वेग की वजह से क्या हुआ? दिशा परिवर्तित हो गई। तो अगर वेग में मान में परिवर्तन हो जाए या दिशा में परिवर्तन हो जाए हम कहेंगे कि त्वरण है। यदि एक समान गति हो, एक समान गति के लिए हमने देखा था वेग कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो वेग नियत था। अब वेग नियत था तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि आपके पास जब वेग नियत होगा तो आपके पास त्वरण कितना होगा? चूंकि वेग कैसा हो गया? नियत हो गया, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो a कैसा हो गया? a उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास औसत त्वरण है। क्या कहते हैं हम औसत त्वरण के लिए? वेग में परिवर्तन तथा तत्संगत समय अंतराल का अनुपात होता है, इसे हम औसत त्वरण कहते हैं। ठीक है, औसत त्वरण के लिए ये हमारा सूत्र हो गया। यदि हमारे पास यहाँ पर v क्या है? अंतिम वेग, u क्या है? आरंभिक वेग और t2 - t1 समय अंतराल। सही है। यदि हमारा जो अंतिम वेग है वह आरंभिक वेग से बड़ा हो तो त्वरण कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी वह त्वरण जो वेग को बढ़ाता है हम उसको कैसा मानते हैं? धनात्मक मानते हैं। अगर हम कह रहे हैं यदि हमारा v जो है वह पहले से कम हो गया, आरंभिक वेग से कम मिल रहा है, तो क्या हो रहा है? गति में, वेग में कमी आ रही है और वेग में कमी आ रही है तो हम कहते हैं कि उस पर कैसा त्वरण काम कर रहा है? ऋण त्वरण। इसको हम एक शब्द और ऋण त्वरण के लिए लेते हैं, मंदन। ठीक है। फिर हम तीसरी बात करें कि अगर आपका वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मान कैसा है? पहले जैसा ही है, तो क्या होगा? त्वरण कितना हो जाएगा?
0, यानी त्वरण 0 तो वस्तु क्या कर रही होगी, एक समान गति कर रही होगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें त्वरण के राशि के रूप में मात्रक की, तो आप देख सकते हैं वेग में अंतर का वही इकाई होगा जो आप वेग की कहते हैं, यानी कि इसकी इकाई मीटर बटे सेकंड, समय की इकाई सेकंड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ये बटा सेकंड भी नीचे इसके पास ही मिलेगा, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 लगा करके। अगर हम इसका विमीय सूत्र देखें त्वरण का तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे आप, ए का विमीय सूत्र हो जाएगा डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, और आप जानते हैं v का विमीय सूत्र होता है LT-1 और समय का होता है t। आप इस t को ऊपर लेके जाएंगे -2 पावर बनेगी, कितना हो गया LT-2। तो ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विमीय सूत्र LT-2। नेचर कैसा है, सदिश है, कितने मान हो सकते हैं, धन ऋण और शून्य हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं तात्क्षणिक त्वरण की। अब तक हमने औसत त्वरण की बात की थी, अब हम तात्क्षणिक त्वरण की बात करते हैं। और तात्क्षणिक त्वरण बिल्कुल वैसे ही परिभाषित करेंगे जैसे कि हमने तात्क्षणिक वेग परिभाषित किया था। देखिए, अगर आपके पास औसत ए आप देख रहे थे तो डेल्टा वी बटा डेल्टा टी के बराबर थी, लेकिन अगर हम ए का तात्क्षणिक मान देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्षण की बात करनी पड़ेगी। और क्षण की बात करने के लिए हमें समय अंतराल पर एक सीमा लगानी पड़ेगी कि वह शून्य की ओर अग्रसर होता हुआ है, बहुत छोटा मान है। ये आपके पास डेल्टा टी पर आप जैसे ही कंडीशन लगाएंगे किस में चेंज हो जाएगा, अवकलन में चेंज हो जाएगा। तो ए जो है वह तात्क्षणिक मान अगर आप देखें तो किसके बराबर मिलेगा आपको, v के t के सापेक्ष अवकलन के बराबर मिलेगा। और वही लगाने हैं सूत्र जो हम पहले लगाते हुए आए। ऐसा नहीं है कि आप अवकलन करेंगे वेग के लिए अलग सूत्र लगाएंगे, त्वरण के लिए कुछ अलग सूत्र परिभाषित हैं। हमेशा अवकलन जब भी करना हो आपको सेम फॉर्मूलाज यूज़ करने होते हैं। शुरुआत में वो याद नहीं रहते हैं, कोई भी नई चीज़ हमें याद कर उसको यूज़ करने में थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होती है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, बुक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उतना ईजिली ये आपको आता चला जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं, देखिए हम एक नए वक्र की बात करते हैं, किसकी, वेग समय वक्र की, है ना। वेग समय, अभी तक हम स्थिति समय वक्र देख रहे थे, अब हम वेग समय वक्र की बात कर रहे हैं। ये देखिए इधर, अगर हमारे पास वेग कैसा है, ऐसा बढ़ता हुआ है, तो इसका कुछ दो बिंदु अगर आप लेंगे तो दो बिंदु में आप इस प्रकार से एक त्रिभुज खींचेंगे तो ये डेल्टा वी को बताएगा, ये जो परिवर्तन है वो किसको बताएगा, डेल्टा वी को, और ये जो परिवर्तन है वह किसको बताएगा, समय को। ठीक है। ये जो आपके पास इस वेग समय वक्र का ढाल आएगा, है ना, अगर आप ढाल कहें किसका, इसको पी कह दें, इसको क्यू कह दें, तो ढाल पी क्यू बराबर किसके होगा, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी के। तो अगर हम ढाल के रूप में देखें, वेग और समय वक्र का जो भी ढाल होगा, सरल रेखा को, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो सरल रेखा मिली वेग और समय वक्र में, उसका जो ढाल होगा वह किसके रूप में परिभाषित होगा, त्वरण। अगर आप देख सकते हैं वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण कैसा आया, पॉजिटिव। अगर वेग घट रहा हो, ऐसा आए, ठीक है, वेग का मान धीरे धीरे कम हो रहा है, ये v अक्ष है, ये समय अक्ष है। अगर आप यहाँ पे पी क्यू लें तो आपको मिलेगा p के मान के लिए v का मान और q के मान के लिए v का मान, देखिए तुलना में कम हो गया ना। तो यहाँ पे आपको जो त्वरण मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव त्वरण मिलेगा। ठीक है। अगर आपके पास वेग समय वक्र इस प्रकार से हो, यानी कि वेग क्या है, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, देख रहे हैं ना आप, समय बढ़ता जा रहा है, वेग का मान वही रह रहा है, तो यहाँ पर त्वरण कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम त्वरण को समझ पाते हैं। त्वरण के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, उसकी परिभाषा पढ़ी है औसत त्वरण के लिए डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। हमने बताया है इसके मान पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी संभव है। हमने बताया है कि ये सदिश राशि है और इसकी दिशा होगी हमेशा। ऐसा ही मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, विमीय सूत्र LT-2 है। अगर तात्क्षणिक त्वरण आपको परिभाषित करने की जरूरत पड़ रही है तो हम अवकलन के
कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और डेल्टा टी को बहुत छोटा क्षणिक बताने के लिए समय अंतराल को हम शून्य की ओर अग्रसर करते हुए सीमा लगाते ही हम अवकलज पे पहुंच जाएंगे। और ए को तात्क्षणिक मान को त्वरण के हम कैसे परिभाषित करते हैं, यह वेग का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलज के बराबर होता है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम ढाल के रूप में देखें तो हमें वेग समय वक्र की ढाल हमेशा किसके रूप में मिलती है, त्वरण के रूप में, जबकि हमें स्थिति समय वक्र की ढाल किसके रूप में मिलती थी, वेग के रूप में। ठीक है ना। ढाल क्या होती है, y अक्ष की राशि का परिवर्तन बटा x अक्ष की राशि का परिवर्तन। जब यहाँ स्थिति होती थी तो स्थिति परिवर्तन बटा समय परिवर्तन हम वेग बताते थे। जब यहाँ वेग है तो हम वेग परिवर्तन बटा समय किसके बराबर बताते हैं, त्वरण के बराबर बताते हैं। जो ऋण त्वरण होता है उसे मंदन भी कहा जाता है। यह वेग कम होने पर दृष्टिगोचर होता है। जब वेग बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण माना जाता है, यह पॉजिटिव वैल्यू रखता है। जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो, वस्तु एक समान गति कर रही हो, तब हम कहते हैं कि त्वरण नहीं है, त्वरण लेस है। गति कैसी है, त्वरणहीन है। और ऐसे में ए का मान कितना लिया जाता है, 0 लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको त्वरण का छोटा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ में आया होगा। हम अगले लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गति की समीकरणें हम ग्राफीय विधि से निकालेंगे, जो कि हमारे इस चैप्टर में, इस कोविड रिवाइज सिलेबस में इंपॉर्टेंट तरीके से दी गई हैं।